नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज माइक ऑन कर रही हूं सीधे रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या में आज दिन भर की ट्रस्ट की बैठक की कवरेज के बाद यहीं पर माइक ऑन कर रही हूं और आपके लिए हर एक बड़ी खबर लेकर आई। तो सबसे पहली खबर जिस पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, क्या इस्तीफे से ट्रस्ट लौटेगा? चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट के बैठक में मंजूर हो गया, लेकिन क्या ये काफी है? क्या सिर्फ इस्तीफा मंजूर होने से ट्रस्ट और भरोसा भक्तों का वापस आएगा? क्या कलंक धुल जाएगा या फिर अभी बहुत कुछ करना बाकी? इस पर माइक ऑन करूंगी। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं, किसकी टीएमसी? ये फैसला करेगा ईसी। असली और नकली टीएमसी की जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने धावा बोल दिया है, सीधे सीधे कह दिया है कि ये नकली टीएमसी वाले लोग हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गया टीएमसी का एक दल। अब इलेक्शन कमीशन कागजों की जांच करके तय करेगा कौन असली कौन नकली। आज इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे आसमान से बारिश कहर बरपा रही है। जहां जहां बारिश का कहर है, कितनी जगह लैंडस्लाइड है और ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनसे एक डर भी बन गया है और ये सवाल भी कि क्या पहले से ये तैयारियां नहीं की जा सकती थी। आज इस पर भी माइक ऑन करूंगी। और इससे पहली खबर अयोध्या से। अयोध्या में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। सबसे पहले बात इसी की। तो आज की सबसे बड़ी खबर चंपत राय का इस्तीफा है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और आज इसीलिए पूछ रही हूं कि इस्तीफा तो होना ही था, क्या इसमें कोई शक था? जिस तरह आरोपों में घिर रहे थे चंपत राय, इस्तीफे को मंजूर करने के अलावा क्या कोई और विकल्प ट्रस्ट के पास था? आज इसकी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज 3 बड़ी बातें हुई और एक एक करके वो 3 बड़ी बातें आपको बताऊं। 3 बड़े फैसले जो आज हुए। चंपत राय का इस्तीफा आज ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया। गोपाल राय बाहर निकाले गए, बैठक में उन्हें शामिल नहीं होने दिया गया और ट्रस्ट में नया सीईओ नियुक्त होगा। तो ये 3 बड़े फैसले आज यहीं अयोध्या में लिए गए, ट्रस्ट की बैठक में लिए गए। इन्हें लेकर एक एक खबर मैंने आप तक पहुंचाई। इस बीच जो तस्वीर देखने लायक, वो तस्वीर पर भी गौर कीजिए। बार बार आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर से जो चढ़ावा चढ़ाया गया वो गायब हो गया है, उसकी चोरी हो गई है। जिस सामान को लेकर चोरी होने का आरोप लगाया जा रहा है, एक एक करके उसकी तस्वीर ट्रस्ट जारी कर रहा है। अब सोने की रामचरितमानस, चरण पादुकाएं, हीरो का हार, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगा है और ट्रस्ट कह रहा है कि इस ट्रस्ट को बना कर रखिए। तो सबसे बड़ी बात, क्या आज जो फैसले ट्रस्ट ने लिए हैं उससे भरोसा बहाल हो पाएगा? क्या कलंक धुल पाएगा और आम भक्त उसी आस्था के साथ राम मंदिर में जाएगा, इस भरोसे के साथ कि उनका दान चोरी नहीं होगा? अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद पहली बार ट्रस्ट की ऐसी बैठक हुई जिस पर पूरे देश की नजर टिकी थी। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सुरक्षा और गोपनीयता के इंतजाम किए गए। ट्रस्ट सदस्यों के मोबाइल फोन तक गेट पर जमा करा लिए गए। सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को भी बैठक स्थल से दूर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा बैठक में शामिल नहीं हुए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ही इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि बैठक की शुरुआत में क्या क्या हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले चढ़ावा चोरी प्रकरण पर खेद व्यक्त किया गया। इसके बाद कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बैठक का एजेंडा रखा और चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव के बाद चंपत राय और अनिल राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बैठक में मौजूद संतों ने साफ कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने करोड़ों ब्राह्म भक्तों की आस्था पर गहरा आघात पहुंचाया है। बैठक में ये भी माना गया कि प्रबंधन व्यवस्था में कुछ ऐसी खामियां थी जिन्हें समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया। इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते
हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया। बैठक के बाद ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया गया। जितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है, ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वो नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। यानी अब साफ हो गया है कि चंपत राय अब ट्रस्ट के महासचिव नहीं हैं। हालांकि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक वे सदस्य बने रह सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में नए चेहरों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। हालांकि अपने बयान के दौरान गोविंद गिरी महाराज भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी होगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि इस बैठक में आज कौन कौन शामिल हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में गोविंद देवगिरी, ट्रस्टी कृष्ण मोहन, विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, महंत दिनेंद्र दास और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं ट्रस्ट के 4 सदस्य ऑनलाइन बैठक में जुड़े, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता के पाराशरण, ट्रस्ट निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद शामिल रहे। बैठक में वित्तीय निगरानी को और मजबूत बनाने और प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव के विकल्पों पर भी गंभीर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि ट्रस्ट के भीतर पहली बार खुलकर ये स्वीकार किया गया कि वित्तीय प्रबंधन में गंभीर चूक हुई और कई लापरवाहियों को समय रहते रोका नहीं जा सका। चूँकि ये पूरा मामला हिंदुओं की आस्था और भरोसे से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आज की बैठक में किसने क्या कहा। महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत हूँ। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची, खामियों पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया। इधर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि शुरुआती जांच में जब अनियमितता सामने आई, तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई। तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया। ट्रस्ट में बदलाव करके जनमानस का भरोसा जीतने की बात कही। वहीं बैठक में स्वामी परमानंद गिरी ने कहा कि धर्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। आस्था से जुड़ी तो छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। श्रद्धालुओं के विश्वास और भावनाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहे। अब सबकी निगाहें ट्रस्ट की अगली घोषणा पर टिकी हैं। क्या सिर्फ चेहरे बदलेंगे या फिर राम मंदिर की पूरी प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इसके अलावा सवाल ये भी है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड ने सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी तय करने का सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि मंदिर प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। हालांकि अब इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, लेकिन भरोसा बहाल करने की असली परीक्षा अब शुरू होगी। अयोध्या से सुचरिता कुकरेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। और आज जब अयोध्या में इस ट्रस्ट की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रही थी, तो इस बीच ये भी देखा कि जो श्रद्धालु अब दान देने के लिए आ रहे हैं, वो कैसे उस सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं जिसमें उन्हें बकायदा अपने दान के लिए रसीद मिलती है। यानी जो प्रभु श्री राम के चरणों में उन्होंने दान अर्जित किया, वो दान उन तक पहुंचा है, ये वो सुनिश्चित कर पाए। जरा ये भी देखिए।
राम मंदिर के प्रांगण में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ से आप राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं वहीं पर है यात्री सेवा केंद्र। अब यात्री सेवा केंद्र क्या है? यहाँ पर यात्रियों के लिए जो अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि बुकिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी, वो सब तो आप हासिल कर ही सकते हैं। अंदर दर्शन के लिए पास लेना है, ये सब तो आप हासिल कर ही सकते हैं। लेकिन आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो दान काउंटर बना है, जो डोनेशन काउंटर है, उसकी तस्वीर देखिए। अब अगर आप यहाँ आकर किसी भी तरह का दान देते हैं इस दान काउंटर पर, तो इसकी बाकायदा आपको एक रसीद मिलेगी। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये का दान दिया तो 1000 रुपये की रसीद आपको ये काट कर देंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो आपका दान का पैसा है वो पूरी तरह से उसका एक हिसाब रहेगा। तो ये जो यात्री हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं जो पहुँच रहे हैं, वो यहीं पर इस डोनेशन काउंटर पर आकर दान दे सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि भाई साहब, अगर आप देखिए स्कैनर भी लगा हुआ है यहाँ पर डोनेशन के लिए, और इसी के साथ अगर आप स्कैनर के ज़रिए पैसा देते हैं तब भी आपको यहाँ रसीद मिलेगी। अगर आप कैश जमा कराते हैं तो भी रसीद मिलेगी। यहाँ पर उसी का काम चल रहा है। सर, कहाँ से आए आप? गुजरात से। आप यहाँ पर दान देने आए हैं इधर? तो अब आपको यहाँ दान आप देंगे, आपने क्या कैश दान दिया है? कैश दिया और रसीद प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो रसीद आपको मिल जाएगी। ये जो दान चोरी के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद क्या ज्यादा लोग यहाँ आकर काउंटर पर दे रहे हैं? हाँ, रसीद के लिए सब आग्रह करेंगे कि थोड़ा कुछ भी रसीद मिल जाए। हाँ, तो दान अपनी प्रॉपर जगह पे जाएगा ना, या तो इधर उधर चला जाएगा। जो अच्छा, ये डर आपको लग रहा है कि एक मन में बैठ गया? हाँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो आपने यहाँ दान कर दिया, रसीद मिल गई? हाँ, चल रही है। ठीक है, तो मैं जरा दिखाऊं कि मेरे पीछे जो काउंटर है यहाँ पर कैश डोनेशन और उसके बाद यहाँ पर ये रसीद निकालने का काम करेंगे, वो चल रहा है। देखिए, उन्होंने अपनी जो पैसे दान किए, अलग अलग लोगों के नाम से दान किए, तो वो अलग अलग लोगों के नाम पर ये स्लिप बनाकर यहाँ पर दे देंगे। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं, किसी भी तरह का कोई भ्रम हो, कोई संशय हो, तो इस तरह के डोनेशन काउंटर इस यात्री केंद्र में बने हुए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो भरोसा कायम करने के लिए ही अनिल मिश्रा और इसी के साथ चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर किया ट्रस्ट ने। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ महंत नृत्य गोपाल दास ने भरोसा जताया है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के, और उन्होंने भरोसा जताया है नेतृत्व पर, तो दूसरी तरफ सियासत भी जोरदार हो रही है। अखिलेश यादव ने आज उन्हीं दोनों नेताओं को, यानी मोदी और योगी के बीच में एक खटपट की खबर फैला दी। उन्होंने आज अपने बयान के जरिए ये बात कही कि इंजन, डबल इंजन की तो सरकार है, लेकिन दोनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं। तो एक तरफ जहां नृत्य गोपाल दास का भरोसा है नेतृत्व पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के, वहीं अखिलेश यादव इन दोनों ही नेताओं के बीच डबल इंजन की सरकार में इंजन्स के आपस में टकराने की खबर सीधे सीधे अपने बयान के जरिए लोगों के सामने रख रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर डाका पड़ा तो यूपी में सियासत तेज हो गई। बात चढ़ावा चोरी से आगे निकलकर राज्य सरकार पर आरोपों तक आ गई। चढ़ावा चोरी के बहाने राम नाम का शोर होने लगा, क्योंकि आगे 2027 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव, जिसके लिए राम के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सवाल एसआईटी जांच पर भी उठाया जा रहा है। बताने की कोशिश हो रही है कि ये लड़ाई चंदा चोरी से आगे निकलकर दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो चुकी है।
ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इससे पहले भी अखिलेश ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे पर सवाल उठाए थे। जिस वक्त यूपी बीजेपी एकजुटता का संदेश दे रही थी, ठीक उसी वक्त अखिलेश बीजेपी को राम मंदिर के बहाने घेर रहे थे। अखिलेश सवाल पूछ रहे थे, क्या बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पहले यूपी दौरे पर राम मंदिर जाएंगे? जिस पर बीजेपी अध्यक्ष ने भी अखिलेश को समाजवादी पार्टी का इतिहास बताते हुए घेरा था। वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की बात उठा ही नहीं सकते। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरने जा रही है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ सद्बुद्धि पद यात्रा शुरू कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल केवल अब बीजेपी पर नहीं है, बल्कि निशाना आरएसएस पर भी साधा जा रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ने राम के नाम पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से लाभ उठाया है। अरे चौकीदार कुछ चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब, भाई लोग ही किए ना ये सब, as if they don't know. In fact, I am 100% sure some funds must have gone to them also. 16 करोड़ श्रद्धालुओं का मतलब वहां चढ़ावा चढ़ता है, और कोई भी रामलला के दर्शन करता है तो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए से कम देकर जाता होगा। तो 100 रुपए भी अगर वो देकर के जा रहा है तो उन लाखों की 200 ईंटों की सोने की परत चढ़ी हुई मूर्तियों की उनकी बातें छोड़ दीजिए। तो आप देख लीजिए कितनी भारी चोरी हुई है, और ये चोरी केवल पैसों की नहीं है, ये आस्था के ऊपर चोट है। साफ है कि चढ़ावा चोरी पर पूरा विपक्ष एक्टिव और इस मुद्दे को सियासी धार देने में जुटा है। हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने वाली बीजेपी को घेरने के लिए पूरे विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। विपक्षी दल चंदा चोरी को आस्था पर चोट के रूप में पेश करने में जुटे हैं। सपा, कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की रणनीति अपनाई है। मुंबई से राम रक्षा आंदोलन कर बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती देने वाला दांव चला है। बाला साहब ठाकरे ने सभी हिंदुओं को अभिवादन करके एकजुट किया। हम हिंदू हैं लेकिन मूर्ख नहीं। अगर वो हमारा फायदा उठाकर मंदिर को लूटेंगे तो हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने राम मंदिर के एजेंडे पर चुनाव जीता। वो हिंदुत्व का फायदा उठाना चाहते थे। शिवसेना एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने उन पर सवाल उठाया। अगर अयोध्या में ऐसा हुआ है तो वो काशी को कितना लूटेंगे। अब सवाल है कि चढ़ावा चोरी के नाम पर चल रहे आरोपों के खेल में कौन किसको आउट करेगा, क्योंकि विपक्ष का सीधा निशाना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी पर भी है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या आने वाले चुनाव में चढ़ावा चोरी का ये मुद्दा सियासत का रुख मोड़ पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्योंकि अयोध्या में मौजूद हूं, जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है मैं जरा अपने दर्शकों आप लोगों को बताना चाहती हूं कि एनडीटीवी के पास एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी है। जी, जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी कॉपी है, और अयोध्या पर एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट हमारे पास है जो कहती है कि चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक हुई है। एसआईटी का कहना है गंभीर चूक चढ़ावे की गिनती में हुई है। कई कर्मचारियों की मिली भगत से ये चोरी हुई है। कई कर्मचारियों की मिली भगत से, क्या इसका मतलब ये है कि 8 कर्मचारी नहीं, इससे ज्यादा हो सकते हैं? आपको ये बताऊं कि कई कर्मचारियों की मिली भगत से चोरी की बात इस एसआईटी रिपोर्ट में है। एनडीटीवी के पास ये एसआईटी की रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट जो कि यूपी सरकार के प्रतिनिधि जो ट्रस्ट में है, गृह सचिव
संजय प्रसाद उन्हें सौंपी गई थी। वही रिपोर्ट जो आज ट्रस्ट की बैठक में सौंपी गई, उसी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, जिसकी डिटेल्स आपके सामने रख रही हूं। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते 6 लोग दिखे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है, और 70 बार चढ़ावे की चोरी के सबूत मिले हैं। टिन्नू यादव की भूमिका पर सवाल है। कर्मचारियों को नोट छुपाते हुए देखा गया है और आरोपियों के पास बड़ी संख्या में नकदी है, ये भी एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। एक और आपको बात बताऊं, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते 6 लोग दिख रहे हैं। अविनाश, अनुकल्प, लवकुश, करुणेश दिखे हैं। मनीष यादव और रमाशंकर भी सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखे हैं। ये एसआईटी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, जरा बताइए एसआईटी रिपोर्ट क्या क्या डिटेल्स उजागर कर रही है? देखिए, इसमें जिस तरह से जो पूरा मामला हुआ, जो पूरी घटना घटी, वो घटना कैसे घटी, इसको लेकर के कर्मचारियों की भूमिका थी और जो है ये जो पूरी एसआईटी की रिपोर्ट है, ये कॉपी और ये एसआईटी की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास जो है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज, इसको लेकर के बहुत सारी चीजें गड़बड़ी हुई और प्रबंधन और गणना कक्ष में नगदी का जो संचालन होता था, यानी कि जहां पर पैसों की गिनती होती थी, वो पैसों की गिनती जहां होती थी, उसको लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट में सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। 9 पन्नों की ये रिपोर्ट है और 9 पन्नों की रिपोर्ट की इस विस्तार में अगर हम जाकर के देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि केवल नकदी गणना प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियां विद्यमान है, यानी कि सिर्फ कैश में नहीं, बल्कि जो भी वहां पर ऑर्नामेंट्स मिलते थे, ज्वेलरी मिलती थी या जो गिफ्ट मिलते थे, उसमें भी काफी सारी गड़बड़ी है। तो इस तरह से जो एसआईटी रिपोर्ट है, ये सारी चीजें बता रही है। हुंडियों में डालकर जो महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते, जिसमें हुंडियों में डाल के काउंटर्स पर जमा करके और गर्भगे के सभी अर्पित करके, ये सारी जो तरीके हैं, इन सारे तरीकों के बीच में गड़बड़ी होती थी, ये साफ कहना है ये एसआईटी की रिपोर्ट का। हम आगे अगर जाते हैं, इसमें आप देखिए कि जो 200 किलो चांदी की जो बात चल रही थी, उसका भी जिक्र किया गया है। साथ ही सिंधी सेवा समाज जो है, सिंधी सेवा समाज की तरफ से जो चीजें थी, वो सारी चीजें यहाँ पर ट्रस्ट जो एसआईटी है, वो एसआईटी ने यहाँ पर मेंशन किया है। अब हम और आगे जाकर के देखते हैं, मुंबई के व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा की चांदी के हार का यहाँ पर जिक्र किया गया है और गंभीर चिंता उन व्यक्ति की भूमिका पर जताई गई है जो बिना किसी लिखित स्पष्ट आदेश के हुंडियों की चाबियां या उनकी पहुंच संबंधी व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर रहे थे, जैसे कि रमाशंकर यादव, पहला नाम टिन्नू यादव का, यानी कि बिना किसी ऑफिशियल ऑफिस बेरर हुए ये लोग जिस तरह से हुंडियों में जाकर के चाबी इनके पास हुआ करती थी, इसको लेकर के बताया गया है कि गड़बड़ी हुई है। साथ ही अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास बिना औपचारिक प्राधिकार के भेंट चढ़ावा की चाबियां भी उनको दे दी जाती थी, यानी कि इस तरह की लापरवाही कि जो अकाउंटेबल है, जो रेस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों को चाबी ना दे करके जो इस तरह के लोग हैं वो कैसे जो है शामिल हो जाते थे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बताएं कि अनिल मिश्रा को इस गड़बड़ी का जिम्मेदार माना गया है, इस गड़बड़ी का दोषी माना गया है। एसआईटी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो यानी कि आज जो अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हुआ, इस रिपोर्ट के बाद वो कैसे स्वीकार नहीं होता। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा स्वीकार हुआ है। जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें सीधे सीधे अनिल मिश्रा को जो दोषी माना गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए सूत्रों के जरिए, हमने लगातार एनडीटीवी इंडिया ने आपको खबरें दिखाई थी, आज उन पर भी एक तरह की मोहर है, क्योंकि वही खबर एसआईटी रिपोर्ट में जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, उस एसआईटी रिपोर्ट में वही बातें एक तरह से पुष्ट हुई हैं जो हमने आपको पहले ही बताई थी। एसआईटी रिपोर्ट सीधे सीधे उन सारे आरोपियों को दोषी मान रही है और 70 मामले ऐसे हैं जब सीधे सीधे चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अनिल मिश्रा को इस मामले में दोषी माना गया है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। वो नियमों की अनदेखी के जिम्मेदार हैं, ऐसा कह रही है ये रिपोर्ट। तो अनिल नियमों की अनदेखी के जिम्मेदार हैं, ये भी माना जा रहा है और ये बात इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ।
बता रही हूं, अनिल मिश्रा को सीधे सीधे इस रिपोर्ट में दोषी माना गया है। यानी कि ट्रस्ट के एक ऐसे अधिकारी जिन पर सीधे सीधे जिम्मेदारी थी दान को गिनने की, चढ़ावा गिनती की, वो ही इस पूरे मामले में दोषी इस एसआईटी के द्वारा पाए जा रहे हैं। जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है और वो इस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे थे, ऐसा एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। तो इसका सीधा मतलब ये भी होगा रणवीर के अब एसआईटी के निशाने पर अगली चरण में जो पूछताछ होगी, क्योंकि अब अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया है, वो अनिल मिश्रा के पास सीधे जाएंगे। इधर है गेट। देखिए जी, बिल्कुल जिस तरीके से अनिल मिश्रा का यहाँ पर रिपोर्ट में जिक्र हुआ है, निश्चित तौर पे अनिल मिश्रा अब उस जांच के पूरी तरीके से दायरे में है, जिसमें अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार माना गया है। और इसमें जो एसआईटी की रिपोर्ट है, इसमें लगातार जिस तरह से लापरवाहियों का जिक्र है, जिस तरह से जिक्र है कि जो गैर जरूरी किस्म के लोग थे उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी जाती थी। और सीसीटीवी को लेकर के सवाल ये उठाया गया है कि उसकी जो डेटा कैपेसिटी थी, डेटा स्टोर करने की, वो बहुत कम थी। और जबकि ये जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जा सकता था, हजारों करोड़ रुपए का मामला था, लेकिन वहां भी जिम्मेदारी जो है ठीक से नहीं निभाई गई। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे ट्रस्ट के लोगों ने जिस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से ये जो पूरा मामला उठाया है, इस मामले में अब एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि काफी सारी गड़बड़ियां लगातार होती रही। सीसीटीवी का जिक्र है। इसके अलावा जो प्रथम दृष्टया जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था, उसमें नाम है अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, यानी कि इसमें सुभाष श्रीवास्तव का नाम नहीं है। इधर से निकले तो आप ये देखिए, बाकी 8 गिरफ्तारियां हुई और उसमें जो है, आप रास्ता बताओ। और यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी 9 पन्नों की रिपोर्ट में एसआईटी गठन से पूर्व ट्रस्ट द्वारा दी गई बरामदगी, ये भी जिक्र है कि ट्रस्ट की तरफ से ही गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद ये जो है जो पैसों को इकट्ठा कर लिया गया था पहले ही, वो भी मेंशन किया गया है 6 नंबर पर। और ये लिखा है कि पता चलता है कि एसआईटी के गठन होने से पहले ही ट्रस्ट पदाधिकारियों ने जो गणना प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं उनसे बड़ी मात्रा में जो पैसे हैं उसकी बरामदगी कर ली थी। यानी कि ट्रस्ट के सदस्यों को जब इस बात की जानकारी हुई, वो खुद गए, उन्होंने उन लोगों से जो आरोपी थे, उन आरोपियों से पैसे की वापसी कराई। और फिर जब जांच शुरू हुई और सुपुर्दगी जब कराई गई, उसके बाद जो है इसमें बताया गया है 78,94,000 रुपए की बरामदगी जो है वो बताई जा रही है इसमें। और इसमें कुछ विदेशी मुद्रा, वही $1,000 के आसपास की जो रकम बताई गई थी, वो रकम का यहाँ पर जिक्र है। तो अब मैं यहाँ पर इस पूरे जो रिपोर्ट की कॉपी है, इसमें ये भी कहा गया है कि बैंक खातों का विश्लेषण जो है, बैंक खातों का विश्लेषण यहाँ पर और आय जो हुआ है वो बेमेल जमा राशि है। ये कहा गया है कि जो बैंक में डेटा है और जो जमा राशि है दोनों में मैच नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें, इसमें जिन व्यक्तियों की मासिक पारिश्रमिक व्यक्ति 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये की जिसकी तनख्वाह थी, उसके खातों में बड़ी मात्रा में नगद जमा, सावधि जमा, यानी कि एफडी भी किया गया था। उनके अकाउंट में पैसे तो जमा ही थे, उन पैसों की एफडी की गई थी, ये कहा गया। यानी कि 15,000 रुपये की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति, उसने बड़ी एक अमाउंट जो है वो सारा कुछ इसमें जमा कराया था। और ये सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश हुई, इसको जो है कोशिश किया कि वो किसी तरह से उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। इन लोगों पर आरोप है कि गबन की धनराशि को अपने सगे संबंधियों के बैंक खातों में जमा कराया गया। और ख़ास बात यह है कि इस पूरी एसआईटी रिपोर्ट में जो एक नाम नहीं है, वो नाम है चंपत राय का। यानी कि अब तक जिसको सबसे बड़ा गुनाहगार माना जा रहा था, जिस चंपत राय के नाम ये तो सारी बातें रणवीर हम अपने दर्शकों को समय समय पर बता चुके हैं। इसमें जितनी भी बातें हैं वो हम अपने दर्शकों को इससे पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये एक तरह से हमारी खबर पर मोहर भी है कि जो हमने खबरें बताई वही इस एसआईटी रिपोर्ट में लिखी हुई पाई गई हैं। यानी कि जो सूत्रों से हवाले से हमने खबर दिखाई वो बिल्कुल सही थी। जो बड़ी बात है
एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय का कोई जिक्र ही नहीं है। अब इसके मायने क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनिल मिश्रा को तो दोषी पाया गया, लेकिन चंपत राय का क्या? चंपत राय पर किसी तरह की कोई टिप्पणी इस एसआईटी रिपोर्ट में नहीं है, और वो अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि जो दोष अनिल मिश्रा पे लग रहा है वही दोष चंपत राय पर नहीं लग रहा है? ये भी खबर है, और ये बड़ी खबर है। इसको लेकर भी अब जाहिर है सियासी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, क्योंकि चंपत राय को जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में लगातार विपक्ष घेर रहा था, उनका जिक्र इस एसआईटी रिपोर्ट में नहीं है। माइक ऑन है में आज के लिए अयोध्या से फिलहाल इतना ही।